ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत अमेरिका के व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ बनाना। आलेख डॉक्टर लेखा एस चक्रवर्ती का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूलभूत संरचना, एविएशन, रक्षा तथा अंतरिक्ष अनुसंधान समेत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों से निवेश करने को कहा है। वे इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका भारत व्यवसाय परिषद ने की। इस शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु एक बेहतर भविष्य का निर्माण थी। कोविड-19 के बाद रिकवरी एजेंडा के रूप में इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत में विदेशी पूंजी को आकर्षित करना है। प्रधानमंत्री ने बल देते हुए कहा कि 2020-21 की पहली तिमाही में भारत को विदेशी निवेश में $20 बिलियन मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की व्यापार करने की सुगमता के स्तर में सुधार हुआ है। निवेश आशावाद भारत की मुख्य व्यावसायिक रेटिंग्स में और अधिक सुधार को निर्धारित कर सकता है। भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में काफी आगे निकल चुका है। FII पोर्टफोलियो निवेश से FDI विदेशी निवेश में जाना एक अच्छी प्रवृत्ति है, क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की तुलना में FDI अपेक्षाकृत एक स्थिर निवेश है। FII हॉट मनी है तथा ये ब्याज दर के अंतर पर आधारित विदेशी पूंजी की उड़ान की वजह बन सकती है। हॉट मनी हमेशा ही उच्च ब्याज दर देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के व्यापार के अवसरों में वृद्धि, अधिक खुलेपन के साथ वैश्विक एकीकरण में एक वृद्धि स्तर की पेशकश करने वाले एक बाजार की पहुंच के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा में एक वृद्धि का तात्पर्य भारत के उत्थान से है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, और कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता के साथ निवेश पर आपके लाभ में वृद्धि से भी इसका संबंध है। उन्होंने 5G की फ्रंटियर प्रौद्योगिकी, बिग डेटा विश्लेषिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स में निवेश की संभावनाओं का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तथा अमेरिका दो जीवंत लोकतंत्र उसी तरह हैं जैसे ये स्वाभाविक द्विपक्षीय साझेदार हैं। अमेरिका भारत की साझेदारी कोविड-19 महामारी से तेजी से उबरने के लिए विश्व को मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस महामारी के दौरान वैश्विक आर्थिक लचीलेपन को घरेलू आर्थिक क्षमताओं के माध्यम से कुशलता पूर्वक और बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के आदर्श में सेल्फ रिलायंट भारत के महत्व पर बल दिया। महामारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विविधता तथा वित्तीय बाजारों की मजबूती वैश्विक लचीलेपन के अन्य निर्धारक हैं। नीति की अनिश्चितता प्रगति को धीमी कर सकती है। खाद्य प्रसंस्करण में FDI, जैविक उत्पाद तथा मछली पालन कृषि के निवेश विकल्पों में शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के निवेश, फार्मा सेक्टर में भारत तथा अमेरिका सुदृढ़ व्यावसायिक संबंधों को निर्मित कर रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में भारत गैस आधारित एक अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश के अवसर होंगे। अमेरिका भारत के व्यावसायिक निवेश के अन्य संभावित क्षेत्र में करोड़ों लोगों के लिए आवास निर्माण, सड़कों, राजमार्गों तथा बंदरगाहों के निर्माण समेत मूलभूत संरचना का निर्माण किया जाना शामिल है। विशाल संभावित विकास के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में नागर विमानन की भी पहचान की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 8 वर्षों में विमान यात्रियों की संख्या दोगुने से अधिक होने की आशा की जा रही है। अगले एक दशक में शीर्ष भारतीय एयरलाइंस 1000 से अधिक नए विमान को शामिल करने की योजना बना रही है। रक्षा तथा अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने FDI की सीमा को संशोधित करके 74% कर दिया है। बीमा क्षेत्र में FDI की उच्चतम सीमा 100% है। भारत ने स्वास्थ्य आश्वासन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा जन सुरक्षा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं समेत कई प्रकार की बीमा योजना की शुरुआत की है।
प्रधानमंत्री का मानना है कि स्वास्थ्य, कृषि, व्यवसाय तथा जीवन बीमा के नए मार्ग हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में एफडीआई अंतर्वाह उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है। इसमें गत वर्ष की तुलना में 20% की बढ़ोतरी हुई है। कोविड-19 महामारी के बीच भारत ने विदेशी निवेश को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि विदेशी निवेश के साथ घरेलू, निजी, कॉरपोरेट निवेश को भारत में सशक्त बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रयोग सिद्ध प्रमाण दिखाता है कि सार्वजनिक मूलभूत संरचना निवेश का क्षेत्र एक प्रमुख निर्धारक है जो निजी निवेश को आकर्षित करता है। प्रधानमंत्री ने मूलभूत संरचना निवेश को सशक्त बनाने पर बल दिया। इसे हासिल करने के लिए मूलभूत संरचना के गतिरोध से निपटना, नीति की निश्चितता को सुनिश्चित करना तथा वृहद आर्थिक नीति समन्वय बहुत आवश्यक है। महामारी काल के बाद आर्थिक रिकवरी को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य क्षेत्रों में निवेश सचमुच में बहुत आवश्यक है। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। भारत में 8,49,432 लोग कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 32,223 लोग इस संक्रमण से उबरे हैं। संक्रमण मुक्ति की दर भारत में 63.54% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 4,20,898 परीक्षण कोविड-19 की जांच के लिए किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने महामारी को नियंत्रित करने के लिए कड़े उपाय बरतने को जिन राज्यों से कहा है वो हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और उत्तर प्रदेश। केंद्र ने इन राज्यों के साथ एक समीक्षा बैठक के बाद समुचित योजना बनाने और बुनियादी तंत्र की कमियों को पूरा करने के लिए आवश्यक सामान उपलब्ध कराने की सलाह भी दी है। विचार विमर्श और समन्वय के लिए बने कार्यतंत्र के तहत शुक्रवार को भारत और चीन की बातचीत हुई। चर्चा के दौरान भारत चीन सीमा मामले पर चर्चा हुई और दोनों पक्ष शीघ्र एवं पूर्ण रूप से सामान्य स्थिति बहाल करने पर सहमत हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजराइल के रक्षा मंत्री बेंजामिन गैंट्स से बात की। दोनों नेताओं ने रणनीतिक सहयोग की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और दोनों ही मंत्रियों ने क्षेत्रीय विकास के मुद्दे पर भी गहन विचार विमर्श किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हो गई है। उन्होंने स्वयं ट्वीट करके ये बताया। वो अब एकांतवास में है और उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों को एकांतवास में जाने की सलाह दी है। जम्मू और कश्मीर स्थित श्रीनगर के बाहरी इलाके रणवीरगढ़ी में एक तलाशी अभियान के दौरान सेना का एक जवान घायल हो गया और 2 आतंकी मारे गए। भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने भारत की सभी एयरलाइन से कहा है कि वो 1 सप्ताह से अधिक उड़ान भरे बिना खड़े बोइंग 737 वायुयानों की जांच करें, क्योंकि अमेरिका की संघीय उड्डयन एजेंसी ने इन विमानों के कल पुर्जों में जंग लगने की चेतावनी दी है। तालिबान के अनुसार वो ईद की छुट्टियों के बाद अफगान सरकार से बात करने को तैयार हैं। इस बीच अफगानिस्तान की उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समझौता वार्ता परिषद ने कहा है कि वो कैदियों की सूची अभी तैयार कर रही है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक स्पष्टवादी आलोचक और बड़े कारोबारी रेन झीचियांग को पार्टी से बाहर कर दिया है, क्योंकि वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग की काफी आलोचना कर रहे थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। नमस्कार। आइए सुनते हैं संजय कुमार की कहानी एक दिन का राजा। वे तीनों अंबेडकर कॉलोनी से निकलकर शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर चहलकदमी कर रहे थे। बीच बीच में ठहरकर वे किसी पोस्टर को देखते और उस पर लिखी इबारतों को पढ़ने की कोशिश करते। 3 लोगों का एक साथ चलना आसान नहीं था, इसलिए कई बार तीसरा साथी छूट जाता था। तब बाकी दोनों रुककर उसका इंतजार करते। तीनों के चेहरे पर बेफिक्री थी। पूरा शहर भले ही हड़बड़ी में हो,
उन्हें कहीं जाना नहीं था। वे तो छुट्टी बिता रहे थे। अरसे बाद मिले थे तीनों दोस्त। करीब 5 साल पहले वे अचानक बिछुड़ गए। रोजगार के सिलसिले में उनमें से 2 अलग अलग शहरों में चले गए, लेकिन अब उन्हें इसी शहर में फिर से काम मिल गया था, सो वे लौट आए थे। वे अपनी शहर वापसी का उत्सव मनाने निकले थे। अपने अपने घरों में उन्होंने साफ कह दिया था कि कब लौटेंगे कोई ठीक नहीं। वे उन दिनों की याद ताजा करना चाहते थे जब मटरगश्ती के सिवा उनके पास कोई काम न था। तीनों की उम्र 25 से 28 के बीच थी। रंग रूप, कद काठी भी लगभग एक जैसी। उनमें से एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में गार्ड का काम करता था, दूसरा स्कूल में चपरासी और तीसरा एक फैक्ट्री में वर्कर था। आज से करीब 20 साल पहले जब अंबेडकर कॉलोनी बसाई गई थी, तभी इनकी दोस्ती की नींव पड़ी थी, जो समय के साथ और मजबूत होती गई थी। वे तीनों बात करते हुए एक पार्क की तरफ मुड़े, जिसमें वे अक्सर बैठा करते थे। अचानक रघु एक कोने की तरफ इशारा करते हुए बोला, पता है, कुछ समय पहले वहां मुझे घड़ी मिली थी, सोने की। अच्छा? भोलू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहा। रघु ने बताया, जानते हो, फैक्ट्री की नाइट ड्यूटी खत्म कर सुबह सुबह लौट रहा था, तभी वहां चमकता हुआ सा कुछ दिखा। नजदीक गया तो देखा कि घड़ी है। फिर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। कुछ देर खड़ा रहा, फिर सोचा यह जरूर मेरी ही किस्मत में लिखी, सो उठा ली। पहले सोचा कि इसे पास में रखा जाए, फिर लगा कि रखकर करूंगा क्या। अब हम लोग जैसा आदमी इतनी महंगी घड़ी तो पहनेगा नहीं, सो बेच दी। बेचकर खूब मस्ती की, दिल के सारे अरमान पूरे कर लिए। सिनेमा देखा, होटल में खाया। बैरे और दरबान को टिप्स देते हुए लगा कि मैं भी कुछ हूं। सच कहूं तो वह दिन राजा की तरह बिताया मैंने। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। तीनों पार्क की एक बेंच पर बैठ गए। रघु ने भोलू से पूछा, तुम कभी कुछ पाए इस तरह? भोलू ने होठों पर उंगली चलाई और कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, हां, कभी कभार मिला कुछ। एक बार एक पेन मिला, एक बार एक कंघी और एक बार मोजा भी। इस पर तीनों हंस पड़े। रघु इस बार दीपलाल की ओर मुड़कर बोला, तुमको कभी मिला ऐसा कुछ कि लगा कि एक दिन के लिए राजा बन गए हो? दीपलाल एक फीकी हंसी हंसा। रघु को इस हंसी का मतलब समझ में न आया। दीपलाल कहीं और देख रहा था, जैसे स्मृति में झांक रहा हो। रघु और भोलू की उत्सुकता बढ़ रही थी। दीपलाल ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे भी मिली थी एक चीज, जिससे मैं एक दिन का नहीं, हमेशा का राजा बन सकता था। बहुत बड़ा आदमी बन जाता मैं। भोलू ने कहा, लॉटरी निकल गई थी क्या? रघु ने पूछा, किसी पैसे वाले की बेटी गई थी क्या? दीपलाल बोला, नहीं यार। यह कहकर उसने खैनी निकाली और बाईं हथेली पर रख दाएं अंगूठे से मसलने लगा। फिर उसने दोनों दोस्तों की ओर सुर्ती बढ़ाई। रघु और भोलू गौर से दीपलाल की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बात के लिए दीपलाल इतनी भूमिका क्यों बांध रहा है। दीपलाल ने कहना शुरू किया, जब मैंने सिक्योरिटी एजेंसी ज्वाइन की तो मेरी पहली पोस्टिंग एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में हुई। बड़े बड़े पैसे वाले लोग आते थे इलाज के लिए। जब कोई बीमारी से ठीक होकर जाता तो अच्छी खासी बख्शीश देता। यह हम सबकी ऊपरी कमाई थी। वैसे तनख्वाह तो एजेंसी देती ही थी, लेकिन बहुत कम। 12-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती थी। जानते हो, एक समय मेरी ड्यूटी आईसीयू में लगी। बाहर बैठे मरीजों के रिश्तेदारों को आवाज देकर बुलाना और दवा का पुर्जा पकड़वाना मेरा मेन काम था। मरीजों के लोगों को भीतर जाना मना था। डॉक्टर बुलाते तभी वे अंदर जा सकते थे, लेकिन कई बार हम अपनी मर्जी से भी कुछ लोगों को मरीज से मिलवा देते थे। इससे खुश होकर वे लोग हमें पैसे देते थे। यह कहकर दीपलाल रुका, फिर उसने 2 बार थूक फेंका।
रघु और भोलू यंत्रवत बैठे थे। दीपलाल कहने लगा, एक दिन मैं गेट पर खड़ा था, देखा कि एक गाड़ी आई और सीधे पार्किंग में चली गई। उसमें से एक बुजुर्ग उतरे, बहुत परेशान दिख रहे थे, अजीब कांपते से चल रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे चला। वे काउंटर पर आए, जेब से 10,000 रुपये निकाले और भर्ती वाला फॉर्म भरने लगे। कहा कि कोई और नहीं है उनके साथ, वह भर्ती होने आए हैं। डॉक्टर ने जांच की और उन्हें आईसीयू में ले जाने को कहा। वार्ड बॉय उन्हें आईसीयू में ले जाने के लिए आए तो उन्होंने 1 मिनट का समय मांगा और मुझे एक कोने में बुलाया। तुम सब विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। फिर जेब से एटीएम कार्ड निकालकर मुझे दिया और कहा कि इसका पिन नंबर 2450 है, इसमें से पैसे निकालकर दवा वगैरह लाना और अस्पताल का बिल भर देना, और अगर मैं नहीं बचा तो सारे पैसे तुम रख लेना। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वार्ड बॉय आकर उन्हें ले जाने लगे। मैंने एटीएम कार्ड उन्हें लौटाने के लिए बढ़ाया तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज। अंदर जाकर उन्होंने डॉक्टरों से कह दिया कि उनकी दवा मैं लाऊंगा। यार क्या बताऊं, जब पहली बार मैंने पैसे निकाले तो थर थर कांप रहा था, लग रहा था जैसे चोरी कर रहा हूं। जब पर्ची निकली तो मैं बैलेंस देखकर घबरा गया। एक के आगे इतने जीरो थे कि मैं तो डर गया। मैंने हॉस्पिटल के अकाउंटेंट से पूछा तो उसने बताया कि इतने पैसे 10 लाख रुपए होते हैं, लेकिन मैं उतना ही निकालता था जितनी की दवा होती थी या 1 दिन का हॉस्पिटल का चार्ज होता था। मैं डेली उनका बिल क्लियर करता रहा। तभी रघु ने बीच में कहा, सच बता, तुझे यह ख्याल नहीं आया कि पैसे लेकर चंपत हो जाऊं? दीपलाल ने कहा, आया था। सोचता था क्यों न सारे पैसे लेकर कहीं निकल लूं, शहर छोड़ दूं, ननिहाल चला जाता हूं। वहां 10 लाख रुपए में तो अच्छा खासा कोई धंधा शुरू किया जा सकता था। अरे और नहीं तो क्या, 10 लाख रुपए बैंक में ही जमा कर देता तो साल में तो उतने ब्याज मिल जाते जितने अभी 12 घंटे खून सुखाकर पैसे मिलते हैं। जिंदगी बन जाती गुरु, बैठकर ऐश करता ऐश। तो किया क्यों नहीं? भोलू बोला, कैसे करता यार, एक बीमार लाचार आदमी के पैसे मार लेता। तू गधा है, भाग जाता ना, कौन सा पूछने आता वो? रघु ने कहा। उसका चेहरा देखकर भागने का जी नहीं करता था। सोचता था कैसा जमाना आ गया है, एक आदमी बीमार है और कोई उसकी खोज खबर तक लेने वाला नहीं। क्या उसका कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं है? वैसे एक आध बार यह भी ख्याल आया कि मान लो वो बुढ़ा ठीक ही ना हुआ, मर गया तो वैसे भी वे 10 लाख तो मेरे ही थे, ऊपर से वो बड़ी सी गाड़ी। लेकिन मां कसम सच कहता हूं, मैंने उनके मरने की दुआ कभी नहीं की। वो ठीक हो गए, 10 दिनों में ही तंदुरुस्त दिखने लगे भाई। फिर क्या हुआ? भोलू और रघु ने एक साथ पूछा। दीपलाल हंसने लगा। भोलू ने कहा, बताना क्या हुआ? दीपलाल उसी तरह हंसता रहा। फिर कुछ देर बाद बोला, कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो गए। मैंने फाइनल बिल चुकाया और एटीएम कार्ड उनके हाथ में थमा दिया, साथ में सारी पर्चियां भी थमा दी। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे जानते तक नहीं थे, फिर भी आपने मुझे अपना एटीएम कार्ड दे दिया, अगर मैं भाग जाता तो? उन्होंने कहा, बेटा जिंदगी का तजुर्बा थोड़ा बहुत मेरे पास भी है, तुझे देखकर ही समझ लिया था कि तू नहीं भागेगा। यह कहते हुए दीपलाल का गला भर रहा। उसने रुककर गला साफ किया, फिर बोला, एक इतने पढ़े लिखे पढ़े आदमी के मुंह से यह सुनकर ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं। मैं कुछ खास इंसान हूं, सारी दुनिया से अलग। कुछ देर तीनों चुप रहे। फिर भोलू ने पूछा, तो वो चला गया ऐसे ही, बख्शीश वगैरह नहीं दिया? दीपलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे देते कैसे नहीं, दिया, लेकिन मैंने लौटा दिया। कितना दिया? भोलू और रघु ने एक साथ पूछा। दीपलाल ने क्षण भर के लिए दूसरी ओर देखा, फिर कहा, बताऊंगा तो तुम लोग विश्वास नहीं करोगे। अरे मानेंगे यार मानेंगे, तू झूठ नहीं बोल सकता, दीपलाल ने कहा। उन्होंने जाते समय अपना एटीएम कार्ड वापस मुझे थमाते हुए कहा,
इसे रख लो। मैंने कार्ड लिया और उनकी जेब में डालते हुए कहा, अंकल जी, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, भगवान न करे, लेकिन फिर कहीं आपको यहां आना पड़ा तो यह कार्ड लेते आइएगा। वैसे भी तो आप अकेले ही आइएगा ना। यह सुनते ही वे रोने लगे। मेरे कंधे पर सिर रख दिया उन्होंने। मुझे लगा ये आदमी कितना गरीब है यार, और मैं राजा हूं, राजा। यह कहकर दीपलाल ने अपनी मुट्ठियां भींची, जैसे उसे किसी खेल में जीत मिली हो। फिर अगले ही पल वह उठ खड़ा हुआ और पार्क के गेट की तरफ देखने लगा। भोलू और रघु समझ गए कि वह अपने आंसू छुपा रहा है। अभी आप सुन रहे थे संजय कुमार की कहानी एक दिन का राजा। पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अर्जन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वतः एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है। इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है। अस निज हृदय विचारि तजु संशय भजु राम पद सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मीर पतंगा, तेहि किमि कही अभिमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसाल वलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना।
प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोय कहीं सिवनाय माथ। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी जथा गगन घन पटल निहारी झांपे भानु कहि कुबिचारी चितव जो लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल ससी तेहि के भाए उमा राम विषयिक असमोहा नभतम धूम धूरि जिमि सोहा विषय करन सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एव मोह सहाया। रजत सीप महु भास जिमि जथा भानु करबारी जदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सकई कोटारी। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई जदपि असत्य देत दुख अहई जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई गिरिजा सोई कृपाल रघुराई आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमानी निगम अस गावा बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा असि सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि इमि गावहि वेद बुध
जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।